नमस्कार मित्रों। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे कि चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है और वो है पार्किंसंस रोग। क्योंकि ये बीमारी जो है अब हमारे समाज में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल रही है और न सिर्फ मरीज बल्कि मरीज के परिजन जो हैं उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या बीमारी है, इसमें क्या परेशानियां होती हैं। क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा दे सकता है इस बीमारी में तो वो है परिजन। और परिजन वो जो पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं, पार्किंसन इवन डिमेंशिया जो अल्जाइमर्स से एक सब बीमारी होती है, इसके जो परिजन हैं उनको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये क्या बीमारियां हैं और इनमें जो है क्या उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उन परिजनों को जो कि पार्किंसंस रोग के मरीज जो हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको देखते हैं, उनको तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल है, जो कि हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं हो पाता है। अगर आप अपने परिवार में पार्किंसंस के मरीज या डिमेंशिया के मरीजों की सेवा कर रहे हैं तो आप धन्य हैं। आपको मेरा सत प्रणाम है। आप जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता है, जिसको कि हम लोग सिर्फ किताबों में देखते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे लोग हैं हमारे समाज में हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा नॉलेज मैं इसके बारे में दूंगा, पार्किंसंस के बारे में, क्या पार्किंसंस बीमारी होती है और इसमें क्या होता है। सबसे पहले पार्किंसंस रोग जो होता है वो एक पार्किंसन, जिसको हम लोग कहते हैं पार्किंसनिज्म। तो पार्किंसनिज्म एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, यानी कि इसमें विभिन्न तरीके की बीमारियां होती हैं। एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है जिसके वृक्ष में कई एक तरह की शाखाएं होती हैं। उसमें से एक शाखा है जो सबसे बड़ी शाखा है, वो है इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज, जो कि सबसे कॉमनली देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि हाथ कांपने लगता है। लेकिन पार्किंसंस का मतलब कोई हाथ कांपना सिर्फ नहीं है। तो मैंने जैसा कहा कि ये वृक्ष है जिसमें कि कई एक प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो उसमें जो है सबसे कॉमन लक्षण वृक्ष का एक जो हम लोग सबसे कहते हैं, सबसे जो कॉमन लक्षण है, सामान्य सबसे जो लक्षण है वो क्या लक्षण है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लोइंग, यानी कि मरीज धीरे हो जाता है, यानी कि धीमा हो जाता है। उसके अलावा मरीज जो है बिल्कुल एक काठ की तरह हो जाता है, रिजिड हो जाता है, यानी कि रिजिडिटी आ जाती है शरीर में, मरीज धीमा हो जाता है। आवाज में जो है वो धीमापन आ जाता है, मरीज के फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और मरीज को चलने में समस्या होती है, गिरने लगता है, शॉर्ट स्टेप्स लेता है पेशेंट, यानी कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलता है। तो ये सारी चीजें जो है पार्किंसनिज्म में मिलती है। अगर ऐसे कोई भी मरीज आपको देखने के लिए मिलता है तो उसको आप जल्द से जल्द न्यूरो चिकित्सक के पास लेके जाएं, न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाएं, क्योंकि ये पार्किंसनिज्म हो सकता है। अब पार्किंसंस जो है, कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि हाथ कांप रहा है मेरा, हर हाथ कांपना क्या पार्किंसंस है? तो ये गलत धारणा है। हर जो हाथ कांपता है वो पार्किंसंस कोई जरूरी ना हो। इसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे एसेंशियल ट्रेमर होता है, तो एसेंशियल ट्रेमर में भी हाथ कांपती है। तो हाथ कांपना ऐसा कोई नहीं कि किसी को अगर हाथ कांप रहा है तो पार्किंसनिज्म ही है और कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसको समझने की जरूरत है कि हाथ कांपना जो है वो एक जस्ट सिम्टम है और पार्किंसनिज्म जो है एक पूरा डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक वृक्ष है जिसमें कि कई एक तरह की जो है बीमारियां आती हैं। उसमें से एक इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज है जहां की हाथ कांपता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉजेज होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रोक की वजह से वैस्कुलर पार्किंसनिज्म हो जाता है। छोटे छोटे स्ट्रोक हमारे ब्रेन में होते हैं, उसकी वजह से वैस्कुलर पार्किंसनिज्म हो जाता है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका हाथ कांपे, उसमें मरीज लेकिन स्लो जरूर रहता है। स्लोनेस अगर है तो इसका मतलब पार्किंसनिज्म आपको कहीं ना कहीं आपको पार्किंसंस डिसऑर्डर से आप ग्रसित हो रहे हैं, अगर स्लो हो गए हैं पहले से आप। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि स्लोनेस जो है बेसिकली आपको जो है डिप्रेशन की वजह से भी होता है, चुप मरीज हो जाते हैं डिप्रेशन में भी। तो ये आपने डॉक्टर से आप पूछें कि ये पार्किंसनिज्म है या डिप्रेशन है, वो आपको सही टेस्ट करके और ये जांच करके और एग्जामिनेशन करके वो बताएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पार्किंसनिज्म अगर है तो क्या वे प्रकार होते हैं उसके। तो उसमें जैसे हमने बताया इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, उसके अलावा जैसे कई एक कारण, जैसे मैंने बताया वैस्कुलर पार्किंसनिज्म, उसके अलावा हेड ट्रॉमा की वजह से पार्किंसनिज्म, सबड्यूरल हेमेटोमा की वजह से पार्किंसनिज्म हो सकता है, जो सेकेंडरी कॉज है ब्रेन ट्यूमर की वजह से पार्किंसनिज्म हो सकता है। उसके अलावा जो है कई एक और भी कारण हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो है कुछ इन्फेक्शन हो जाने पे या फिर कई बार जो है बच्चे जो
जन्म में जिन पे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है उनको भी पार्किंसनिज्म जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से पार्किंसनिज्म, जिसको कि हम लोग पोस्ट इंसेफेलाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेल, उसमें भी पार्किंसनिज्म हो सकती है। सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं मल्टी इन्फार्क्ट, जिसमें कि डायबिटीज हाइपरटेंशन के मरीज जो होते हैं वो ओल्ड एज में उनको भूलने की बीमारी हो जाती है और वो धीमा हो जाती है, यानी पार्किंसनिज्म हो जाता है। तो ये वास्कुलर पार्किंसनिज्म होता है। अब ये है कि इस तरह की जो पार्किंसन, इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर है जो जिसको हम लोग पार्किंसनिज्म प्लस बोलते हैं, यानी पार्किंसंस प्लस बोलते हैं। उसमें ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पीएसपी है, जिसमें कि देखने में समस्या हो जाती है, ऊपर नीचे देख नहीं पाते हैं, लोग गिरने लगते हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा एमएसए है और भी चीज़ें हैं, उसमें मैं पीएसपी है, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा उसमें। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि जो मेजर डिसऑर्डर है वो इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज है, जिसको कि हम लोग आराम से जो आसानी से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसमें कंट्रोल हो सकता है। मेरे से बहुत मरीज पूछते हैं, मरीज के रिलेटिव्स पूछते हैं कि सर क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी या ठीक नहीं होने वाली चीज़ है। दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है कि पार्किंसन डिसऑर्डर जनरली ओल्ड एज में होता है, और इसमें अगर हम दवाई और फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर हम लोग करते हैं तो काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। हालांकि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो सकता है, मरीज धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिटोरेट करते हैं दवाई के बावजूद भी। लेकिन अगर आपने मरीज को जिसको कि 1 साल में बिल्कुल 2 साल में डिटोरेट कर जाना था, या बिल्कुल नॉर्मल बेड पे आ गया था जो मरीज, या नहीं चल पा रहा था, उसको अगर आप चला पाते हैं 2 से 3 साल 4 साल भी, तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। स्पेशली जबकि आपकी इन मरीज जो है, ये मरीज जनरली ओल्ड एज के होते हैं, जिनको कि ये पार्किंसनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन मरीजों में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि केयर गिवर्स को समझना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो केयर गिवर्स हैं, जो कि इन मरीजों का साथ देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, उनसे पूजनीय लोग इस धरती पे नहीं हो सकते। क्या उनको समझने की जरूरत है? इन मरीजों को जो है गिरने से बचाना होगा, गिरने से बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीज जो है जो गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको अलग से जो है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उनके ब्रेन में जो है ट्रॉमा हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। तो जो मरीज ऑलरेडी जो है बेसिकली बहुत ही खराब स्थिति में था, जमीन पे गिरा हुआ था, वो ऐसा लगता है कि कुआं में गिर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केयर गिवर्स को समझने की जरूरत है कि इन मरीजों को जो है किसी भी तरह से गिरने से बचाना है, उनको पौष्टिक आहार देना है, पार्किंसनिज्म की डाइट को करना है, और रेगुलर फिजियोथेरेपी, यानी कि एक रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट से मिलना है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके उसमें रेगुलर जो है आपको एक्सरसाइज करते रहना है। डाइट को जो है, पार्किंसनिज्म की डाइट को आप अपने डॉक्टर से पूछें क्या डाइट लेना है, वो डाइट लेना है। और उसके अलावा जो केयर गिवर्स हैं उनको ध्यान देना है कि गिरे नहीं वो। उसके अलावा उनका हौसला अफजाई करते रहें, उनसे खुलते मिलते रहें, ताकि जैसे जैसे उनमें डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग डिसऑर्डर होता है। और दवाइयों का सही सेवन होना चाहिए। डॉक्टर से रेगुलर मिलना जरूरी है, क्योंकि दवाई ऊपर नीचे उस हिसाब से की जाएगी। कई बार दवाइयों में साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर दवाई में साइड इफेक्ट मिलता है तो आप दवाई को बिल्कुल नहीं छोड़ें, आप डॉक्टर से इमीडिएट मिलें। अगर कोई साइड इफेक्ट अगर आपको मिलता है तो तत्कालीन रोक दें, लेकिन तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि उसको आपको बताया जाए कि क्यों साइड इफेक्ट आया था, क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि इन मरीजों में सोडियम की कमी हो जाती है, तो पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस आहार इनको देना जरूरी होता है। एक्सरसाइज कराएं, रेगुलर डॉक्टर से मिलके उनका रिव्यू करते रहें, ताकि वो जो है कंट्रोल जो है उनका पार्किंसनिज्म कंट्रोलेबल रहे, और इस तरह से इन मरीजों की लाइफ को जो है प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। तो कुल मिला के समझने की जरूरत है कि पार्किंसनिज्म जो है एक ऐसे ऐसा रोग है जिसमें कि काफ़ी हद तक मरीज को हम लोग ठीक रख सकते हैं कुछ दिन तक, और उसमें जो है सबसे बड़ा रोल जो है केयर गिवर्स, यानी कि उनके जो सेवा करते हैं उनका है, और उसके बाद जो है रोल है फिजियोथेरेपी का, यानी रिहेबिलिटेशन का और दवाइयों का। और इस तरह से करके अगर हम लोग करते हैं तो पार्किंसनिज्म के मरीज जो है बहुत ही एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ काफ़ी दिनों तक जी सकते हैं, और एक अपना जो है एक समाज को एक जो है सही कंट्रीब्यूशन जो है कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं एक बार आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, सर दर्द यानी कि हेडेक। तो ऐसा कहते हैं कि जिस भी मनुष्य को सर है उसको सर दर्द होगा ही। बहुत ही जो है सामान्य यानी कि कॉमन बीमारी है, हमारे समाज में देखने के लिए मिलता है, और हर आदमी को जानना जरूरी है कि सर दर्द क्या होता है, कब इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रकार पे। तो 2 प्रकार के सर दर्द जो है वो देखने के लिए मिलता है। एक सबसे पहले प्राइमरी हेडेक होता है, दूसरा सेकेंडरी हेडेक होता है।
हम सेकेंडरी हेडेक की जब बात करते हैं तो वो हेडेक्स होती हैं जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर, कई बार ब्रेन में इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें, जैसे कि कई बार जो है ब्रेन में स्ट्रोक अगर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसके अलावा जो है ब्रेन की नसें जो है बेसिकली उसमें क्लॉट आ जाए, जो कि कॉर्टिकल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है, उसमें भी हेडेक होता है। तो कुछ ना कुछ कारण ब्रेन में है, कई बार सोडियम कम होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कारण जो है वो है जिसके की वजह से जो है ब्रेन में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ब्रेन में जो है कुछ जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उन पे दबाव पड़ रहा है, उसके वजह से हेडेक हो रहा है। ये सारी कारण हैं। अब आ जाते हैं प्राइमरी हेडेक पे। प्राइमरी हेडेक में जो है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो क्या कारण है उसमें? तो उसमें माइग्रेन होता है, टेंशन हेडेक होता है, टेंशन टाइप हेडेक, और क्लस्टर हेडेक। कॉमनली ये तीनों चीजें होती हैं। अब हम आते हैं कि कौन सी ऐसी हेडेक है जिसको कि तुरंत सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली देखिए, दोनों चीजों को लेना चाहिए। कोई भी हेडेक हो, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उसको आपको सीरियसली लेना है। क्यों सीरियसली लेना है, इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन क्या वो हेडेक है जिसमें कि हमें इमीडिएट, विदाउट एनी डिले, मुझे आज अगर सर दर्द हो रहा है तो मुझे आज आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मुझे डॉक्टर से मिलना है। तो क्या वो सर दर्द है? क्या वो चीजें हैं? कैसे पता चलेगा ये? तो अगर सोचिए, आप ये सोचिए कि अगर आपको ब्रेन में अगर ट्यूमर है या इन्फेक्शन है तो आप खुद चाहेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो, और उसको नहीं ठीक करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। तो क्या वो लक्षण है जिससे कि हम समझेंगे कि ये सर दर्द जो है वो सेकेंडरी है और डॉक्टर के पास मुझे इमीडिएट, विदाउट एनी टाइम डिले पहुंचना है? तो वो सर दर्द जो है वो उसको पहचानने की कुछ जो चीजें होती हैं, मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगा। सबसे पहले है, अगर सर दर्द जो है वो पहला जिंदगी में ऐसा सर दर्द हो जो कि आपको लगे कि ऐसा सर दर्द मुझे जिंदगी में नहीं हुआ था, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था, या कभी सर दर्द अगर पहले रहता था तो वो इस तरह का नहीं था, अब इस बार सर दर्द जो है वो एकदम नया है, बहुत ज्यादा है, पहले के तुलना में बहुत ज्यादा है। वो क्वालिटी नहीं है सर दर्द की, पहले हल्का मीठा मीठा दर्द होता था, अब बहुत तेज दर्द होता है। तो ये सेकेंडरी हेडेक का एक लक्षण हो सकता है। कई बार ऐसे पेशेंट जो कि माइग्रेन के या टेंशन के हेडेक के मरीज रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे तो सिर्फ ये सर दर्द जो है सिंपल है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं तो सर दर्द रहता था वही सर दर्द है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर उसकी कैरेक्टर अलग है, यानी कि वो बहुत तीव्र हो रहा है या अलग तरह से हो रहा है, तो ये एक नया दर्द हो सकता है, एक नई कारण हो सकती है। तो ये पहली बात होगी। दूसरी चीज होगी कि सर दर्द के साथ अगर कोई लक्षण आ जाए, जैसे कि डबल दिखने लगे आपको, 2 दिखने लगे एक का, उसके अलावा आपको जो है धुंधला दिखने लगे, उसके अलावा जो चीजें जैसे कि अगर आपको सर दर्द के साथ कोई मिर्गी आए, या फिर कोई हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, कुछ जो है चीजें और भी होती हैं, वो सारी चीजें, जैसे उल्टी बहुत तेज अगर आने लगे बार बार, जो पहले नहीं होता था, वो अगर चीजें होने लगे, तो ये सारी सिम्टम्स अगर कुछ आने लगे आपको, तो ये जो है एक जो है सेकेंडरी कॉज हो सकता है। उसके अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे कि वैसा दर्द जो कि आपको रात में सोने से उठा दे, यानी कि आप सोते रहें और उसके बाद आपको जो है वो उठना पड़े। तो कुल मिला के ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो इसको आप समझें कि ये सर दर्द जो है कुछ ऐसी चीज है जिसके वजह से कि आपको सर दर्द। उसके अलावा सर दर्द के साथ अगर बुखार आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो, जैसे कि वेट लॉस हो जाए, आपको भूख नहीं लग रही हो, है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये अगर होती हैं तो इसका मतलब कोई सेकेंडरी कॉज है आपके दर्द का। अब आ जाते हैं जो है इसको कैसे आपको डायग्नोज करना है। तो अगेन हम उसमें जो है इमेजिंग करते हैं, इसमें सीटी और एमआरआई हम लोग करते हैं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो ब्लड की जांचें भी होती हैं। ये हम लोग पकड़ते हैं कि सर दर्द का क्या कारण है। अब आ जाते हैं हम जो है कि प्राइमरी हेडेक पे। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि प्राइमरी हेडेक भी अगर है तो उसको आप निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि प्राइमरी हेडेक में जैसे कि हमने बताया आपको माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, जैसा कि हम माइग्रेन के बारे में मैं बोलते आया हूं, अपने मरीजों को मैं कई बार समझाता हूं कि माइग्रेन जो है एक वृक्ष के समान है। माइग्रेन के साथ जो है कई एक चीजें साथ में चलती हैं। माइग्रेन अगर क्रॉनिक हो जाए, क्रॉनिक माइग्रेन, तो क्रॉनिक माइग्रेन में जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि वो एक मॉर्बिड स्टेट पैदा करती है। मॉर्बिड स्टेट का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या या अपना काम जो है वो नहीं कर पाते हैं ठीक से। वो आपके जो है जो एक्टिव लाइफ इन ईयर्स, उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। यानी कि ऐसा एक शोध में पाया गया था कि माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं वो ऑफिस जो है अपना छोड़ते हैं, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब होती है माइग्रेन की वजह से, बच्चों से झगड़ा होता है, परिवार में कलह होता है, ये सारी चीजें माइग्रेन की वजह से होती है। माइग्रेन इवन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करता है, उसमें जो है डिप्रेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है माइग्रेन में होती है।
तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर माइग्रेन भी अगर आपको है या टेंशन टाइप हेडेक है तो उसको आपको ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशन जो है कई एक हैं और उसके वजह से जो है आपका जो है दिनचर्या आपका सफर करता है, आपके काम काज में समस्या होती है और इस तरह से करके आपकी जो एक्टिव लाइफ है उसमें जो है उसमें उसकी लॉस होती है। उसके वजह से एक शोध हुआ था अमेरिका में जिसमें कि जो है देखा गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि सीएडी जिसको हम लोग की हार्ट की बीमारी बोलते हैं, उसमें जितने लोग जो है उसके वजह से ग्रसित हैं और अपने ऑफिस नहीं जा पाते हैं, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनका खराब हो रहा है उसके वजह से, उसके ठीक बाद जो है माइग्रेन है। यानी कि माइग्रेन इतना कॉमन है और इतना ज्यादा समाज को जो है वो ग्रसित करता है। लेकिन हमारे देश में उतना अवेयरनेस नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है। महिलाओं में माइग्रेन होता है, इसको लेके महिलाएं चलती रहती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस एक के बाद एक आती रहती है और इस तरह से करके वो बढ़ते रहता है और बहुत ज्यादा लॉस जो है फैमिली में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, अपने काम काज में बहुत ज्यादा जो है वो जो है घाटा होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि उस माइग्रेन को भी आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? तो उसमें जो है जैसा हमने आपको सब शुरू से बताया है, माइग्रेन में ट्रिगर्स होते हैं, तो ट्रिगर्स को से आपको बचना है। जैसे कि खट्टा नहीं खाना है, तेल मसाला कम, जहाँ लाइट साउंड जहाँ जाता है वहां नहीं जाना है, रात में सोने सुबह जगने का टाइम फिक्स कर लेना पड़ता है। कई बार किसी लोगों को गंध से दिक्कत होती है, लाइट से, तो वो सब जगहों में आपको नहीं जाना है और तनाव नहीं लेना है। ये सारी चीजें हैं। टीटीएच जैसे टेंशन टाइप हेडेक होता है, उसमें भी आपको तनाव होता है। तनाव की वजह से, तो तनाव तो किसी भी आप हालत में न लें। आप जो है एक जो है दिनचर्या का पालन करें, एक जो है साग सब्जी फल ये सब चीज का ज्यादा सेवन करें और तला हुआ और जो है मसालेदार खाने से बचें। तो इस तरह से करके इन सब चीजों से बचा जा सकता है। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि किसी भी सर दर्द को आप हल्का में नहीं लें। कोई भी सर दर्द हो वो आपके लिए बहुत ही परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो जल्द से जल्द जो अपने न्यूरो चिकित्सक से आप मिलें और उनके रेगुलर फॉलोअप में रहें, वो आपको सही गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं और आगे किस तरह से इन सब चीजों से बचना है और आगे एक सामान्य जीवन व्यतीत